नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा हैवी, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन है और प्लस उसके बाद आप शुक्रवार के दिन पहुंचोगे और देन बजट जैसा बड़ा इवेंट आपके सामने खड़ा रहने वाला है। तो एक्सटेंडेड वीक भी है, साथ साथ एक्सपायरी का दिन भी है, तो थोड़ा सा हैवी डे जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मार्केट्स फिर भी आज के दिन भी जो पिछले 2 दिन की ट्रेजेक्ट्री थी रिकवरी की, वो मेंटेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के सत्र में भी और आज के सत्र में भी रिकवरी मोड पे मार्केट्स हैं। फ्लैट साइड पे था इंटरनेशनल मार्केट्स, स्पेशली गिफ्ट निफ्टी वगैरह, लेकिन 283 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है सेंसेक्स और निफ्टी करीब 112 अंक ऊपर है। 157 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। और आज भी जो की हाईलाइट है वो आपको स्मॉल कैप मिड कैप ही दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में रफली 1% के आसपास की बढ़त आज देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन आज भी एडवांसेस के फेवर में ही है, जहां पर करीब 1600 1650 शेयर तेजी में है और उनके सामने 700 शेयर बिकवाली में, यानी कि हर एक तेजी वाले शेयर के सामने एक शेयर जो कि 2 शेयर तेजी वाले के सामने एक शेयर जो कि गिरावट में कामकाज कर रहा है। आज रियल्टी का बोलबाला है, 2% ऊपर रियल्टी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एनर्जी में 2% की तेजी है और फार्मा इंडेक्स भी करीब करीब 1-1.25% के आसपास की बढ़त के साथ सोफार कामकाज कर रहा है। तो मार्केट्स में एक अच्छी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है और एक अच्छा कमबैक मार्केट ने दिखाया भी है, लेकिन स्केप्टिकल रही है क्योंकि बजट जैसी चीज़ भी सामने खड़ी है। तो इस बाजार के अंदर आपकी रणनीति क्या हो और आप करें क्या, अगर आपके कोई सवाल हैं तो हम बातचीत करेंगे उन पर। और आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ रचित जी मौजूद हैं, रचित खंडेलवाल सर मौजूद हैं, जो कि BNK सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड हैं। रचित जी जयपुर बेस्ड हैं और आप इनको अक्सर अलग अलग चैनलों पर सुनते ही रहते होंगे। तो आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं आपके पोर्टफोलियोज़ के ऊपर, आपके सवालों के ऊपर। लेकिन रचित जी से पहले हम बातचीत कर लेते हैं मार्केट्स पर। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक आउटलुक चाहूँगा, स्पेशली निफ्टी बैंक पर, क्योंकि बाजार ऐसे जंक्चर पर है जहाँ पर पहले से करेक्ट भी हो चुका है, हल्का हो चुका है बेसिकली, और एक बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। सो इस सिचुएशन में एक्सपायरी का दिन है, हम क्या कैसे मार्केट को लेकर चले, स्पेशली निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, जिस तरीके का करेक्शन मार्केट ने दिखाया है, मतलब प्रैक्टिकली अभी आपने जो 2 मिनट में ओवरव्यू दिया उसको ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, बिकॉज यू हैव समराइज द एंटायर थिंग एज अ जिस्ट ऑफ द स्टोरी। एक्सपायरी आज है, आज आखिरी के 1 घंटे में भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और ये वीक जो है ये सबसे लंबा वीक है, 6 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। यूजुअली एक्सपायरी के बाद हमारे पास फ्राइडे का ट्रेडिंग आता था और हम फ्री हो जाते थे, बट इस बार एक्सपायरी के बाद हमारे पास एक बहुत मैमथ इवेंट है जो कि बजट है। और बजट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम लगा के बैठे हुए हैं। वीक का जब स्टार्टिंग आया था तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद सब कुछ ही फिजल आउट हो रहा है और लोगों ने बजट से बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस अपनी दूर कर दी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट से बिल्कुल दूरी बनाना चाह रहे हैं और बजट से उनकी उम्मीदें जीरो आउट होती हुई दिख रही थी। मगर जिस तरीके से एक पुल बैक आया है और आप देखें 2 दिन बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइलेंटली बैठा हुआ है और आईटी इंडेक्स और सबका सपोर्ट, पावर का सपोर्ट आ रहा है। और 23,200 के ऊपर जिस तरीके से निफ्टी मेंटेन कर रही है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो शायद हमको कल भी थोड़ी बढ़त देखने को मिले, बट ओवर जॉइज होने वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि आज भी आप देखें हमने 23,311 का हाई मारा था और उसके बाद हाथ के हाथ कहीं ना कहीं हम नीचे ही लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको हम ब्रीच करके अगर ट्रेड कर रहे होते तो शायद एक शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल चेंज देखने को मिलता, जो कि नहीं देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में भी वो एक जो साइकोलॉजिकल रेंज है वो 49,650 की है, जो कि कहीं ना कहीं अभी आप देखें बैंक निफ्टी असक्षम हो रहा है उसको छूने के लिए। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हाँ एक राहत तो है, बट क्या डायरेक्शनल चेंज है, ऐसा अभी नहीं दिखता। थोड़ा रिलीफ है, लेकिन ट्रस्ट अभी वो नहीं आया कि आप इस पर लॉन्ग साइड पर जाएं और अभी कंफर्टेबली अपना पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट कर लें। निफ्टी बैंक भी सेम, क्योंकि प्राइवेट बैंक PSU बैंक में एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि पहले प्राइवेट पार्टिसिपेट करने लग गए एकदम से मार्केट में, फिर बीच में PSU में वैल्यू है, कभी वो पुल बैक दिखा लेते हैं। सो यहाँ क्या करें? देखिए, बैंक्स के लिए मैं एक और चीज आपको बोलूंगा कि बजट के बाद एक और चीज है जो कि हमें हाथ क्या देखने को मिलेगी, और वो होगी आरबीआई की पॉलिसी। बट बैंक्स में आप देखें, जैसे हम प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, तो कुछ कुछ रिजल्ट्स जो आए हैं, चाहे आप एक्सिस बैंक देखें, चाहे HDFC बैंक देखें, टू एन एक्सटेंट ICICI बैंक देखें, उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिलीफ दिखाई है। और बैंक्स में लेटली हमने ये भी सुना था थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच आ रहा था, और आरबीआई ने जो एक नई पॉलिसी
में थोड़ा सा फ्रेमवर्क का जो चेंज लेकर आए थे, जिससे लिक्विडिटी थोड़ी सी सिस्टम के अंदर आई थी, उससे थोड़ा रिलीफ तो है। बट बैंक्स में इस रैली के बाद आप होल्ड करें, कोई फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करना एडवाइजेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक बार पॉलिसी आके चली जाए। अब जैसे आप देखिए फेडरल रिजर्व की पॉलिसी में हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट नहीं होगी, बट जिस तरीके का कमेंट्री भी आया वो कोई बहुत उत्साहजनक नहीं था। तो फॉर बैंक्स, इफ यू आर इन प्रॉफिट और डिसेंट प्रॉफिट है, थोड़ा थोड़ा करके बुक कर सकते हैं, लेट द पॉलिसी कम इन, उसके बाद ही अगर आप कोई पोजीशन बनाए तो ज्यादा एडवाइजेबल। ओके, ये बात सही है कि एमपीसी का आउटकम भी जस्ट बाद होगा, नेक्स्ट वीक में ही होगा, सो उस पार्ट को भी आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ स्टॉक्स जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी को सपोर्ट आ कहाँ से रहा है? सिप्ला, M&M, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड, ये 4 ऐसे नाम है जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़े। बजाज फाइनेंस नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड का भी इम्पैक्ट है। वीक नंबर्स का इम्पैक्ट है टाटा मोटर्स में। 3 दिन का मेहमान आईटीसी होटल जो कि अभी निफ्टी का हिस्सा है, 3 दिन बाद बाहर हो जाएगा, वो भी आज प्रेशर में है। श्रीराम फाइनेंस और विप्रो, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप की साइड पर आज जहां पर खरीदारी, उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज अच्छी तेजी में, इनफैक्ट स्मॉल कैप गेनर है। जेबीएम ऑटो, लॉरस लैब्स और एचबीएल इंजन, ये यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर साइड पर भी आप कुछ नामों को देखेंगे जहाँ पर आज प्रेशर है। कैम्प्स में आज आईएक्स में प्रेशर है, केन्सटेक में प्रेशर है और जीएमडीसी ऐसे कुछ नाम है जहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी या फिर बिकवाली देखने को मिल रही है, उसमें केपीआईटी टेक, सोलार इंडस्ट्रीज, सुजलॉन और यूपीएल, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी है। आज बिकवाली अगर मिड कैप साइड पर देखी जाएगी तो आज सबसे ज़्यादा प्रेशर है वोल्टास में, एम्फेसिस में, कोफोर्ज में और पूना वाला फिनकॉप, जहाँ पे आज थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रचित, ये केपीआईटी टेक कैसा लग रहा है कि एक तरफ तेजी, फिर बिकवाली, फिर कंसोलिडेशन, आज वापस पुल बैक, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए आज वापस पुल बैक आया है और केपीआईटी टेक सुबह से ही नजरों में बना हुआ है। बहुत अच्छा पुल बैक है और जिस तरीके का आप पूरा का पूरा इसका चार्टिकल पैटर्न भी देखेंगे और नंबर्स भी जो थे वो एट इनकरेजिंग साइड ही थे। और आईटी अब धीरे धीरे, चाहे आप इन्फोसिस देखें चाहे आप टीसीएस देखें, एक अपना ग्राउंड वापस बनाता हुआ दिख रहा है। तो केपीआईटी टेक में आप अगर इसको इमीडिएटली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अराउंड 1360 के स्टॉप लॉस के साथ एंड अराउंड 1580 के टारगेट्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव बेट लग रही है ये अभी भी। तो बेटर साइड पे आपको केपीआईटी टेक दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली पहले कंपैरिजन में। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों से। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, रचित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप किसी भी स्टॉक को लेकर कोई चर्चा करना चाह रहे हैं तो आपके सामने माध्यम अलग अलग आएंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए, आप फेसबुक के जरिए या फिर आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक बने रह सकते हैं। अब बातचीत करते हैं पहले दर्शक के सवाल पे। नरेश प्रसाद साहब का सवाल आया है, इनके पास एम्बर एंटरप्राइजेस के शेयर ये खरीदने की इच्छा रख रहे हैं और अचित लास्ट क्वार्टर के नंबर एम्बर एंटरप्राइज के बेटर साइड पर थे, इस क्वार्टर में जो नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं, आप कैसे रीड कर रहे हो एम्बर को? देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि नंबर्स तो अच्छे थे, मगर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा, जो कि हम शो के स्टार्टिंग में भी बोले हैं, मार्केट में अभी वो एक चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर आपकी पोजीशन नहीं है ऑलरेडी इसमें और अगर आप पोजीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि रादर देन डूइंग इट टुडे, बिकॉज आज आप खरीद रहे हैं और 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है और उस इवेंट से किस तरीके का क्या डायरेक्शनल चेंज आता है, तो पोजीशन नहीं है, एक बार अवॉइड कर लें। एक बार बजट का क्लाउड पूरा सेट ऑफ कर जाए, हम समझ लें उसको और उसके बाद मार्केट में क्लैरिटी आने के बाद ही पोजीशन बनाएं, वो ज्यादा बेटर ऑफ रहेगा। क्योंकि आप इसमें नहीं हैं तो अभी प्लीज अवॉइड करें। तो अगर आपने अभी खरीदारी नहीं की और आप खरीदारी की इच्छा रखते भी हैं तो यहाँ नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए नंबर अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, लेकिन इवेंट है सामने, जैसे ही इवेंट पूरा हो जाएगा, डस्ट क्लियर हो जाएगी, फिर आपके सामने मौका बेहतर हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से काम कर लीजिएगा। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से अवनीश कुमार हैं। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 280 के भाव से 2700 शेयर आइरेडा के हैं और एवरेज प्राइस अभी 225 का है जी। तो अभी ये 177 पे डिप जाके फिर से रिकवरी आया है
तो इसे कब तक होल्ड किया जाए और क्या अभी और एवरेज कर सकते हैं क्या? तो कुमार साहब, आप ये आयरेडा के जो निवेश आपने किया है, ये लंबी अवधि के लिहाज से किया है कि छोटी अवधि के लिहाज से निवेश किया है? अगले 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, ओके जी। रचित, इन्होंने खरीदारी की है आयरेडा में, करीब करीब 310 का हाइज है और 280 पे इनकी खरीदारी है। क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और प्राइस भी थोड़ा ऊपर के लेवल पर है। लास्ट ईयर का स्टार परफॉर्मर है आयरेडा, अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, एक चीज है, गवर्नमेंट का जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फोकस बना हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और उस पे एम्फेसिस ले भी कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस बजट में और भी कोई अनाउंसमेंट आए जो कि इन पूरी एंसिलरी यूनिट्स और रिन्यूएबल एनर्जी की जितने भी हमारे कंपनीज हैं उनको एक बेनिफिट मिले, क्योंकि ये पुश अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बात सच है कि इन्होंने जिस प्राइस से लिया है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल 52 हफ्ते के पास में लिया है और कई कबार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत हाई प्राइस पे स्टकअप हो जाते हैं। इन्होंने जैसे कि ये बोला कि ये एवरेज कर सकते हैं, तो ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि अराउंड 172 लेवल्स पे अगर किसी भी दिन वॉलेटिलिटी चलते इनको एवरेज करने का मौका मिले तो ये एवरेज करें, मगर इसमें एक और चीज ऐड करना चाहेंगे कि बहुत स्टैगर्ड मैनर में करें। मतलब इन्होंने जो 2700 शेयर 280 के भाव में लिए हुए हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि अराउंड 20-25% वहां पे करें और अपसाइड अगर आता है तो फिर धीरे धीरे करके हम निकले। उसके बाद नीचे लेवल और अगर आपको दिखता है तो आप और एवरेज कर सकते हैं। अभी कुछ भी ना करें, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट का फोकस है और इनकी प्राइस आने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि आप देखें पिछले 15 दिन में ये 210 के आसपास इसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। अगर ये 240 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है उसके बाद इनकी प्राइस आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एवरेज के लिए 172 बट स्टैगर्ड मैनर और पोजीशन बनाए रखें, कोई चिंताजनक बात नहीं है। हाँ, प्राइस जरूर हाई है बट अपनी पोजीशन बनाए रखें। चलिए, तो आपके पास प्राइस भले ही ऊपर का है लेकिन आप बने रहें, लेवल्स बताए गए हैं वहाँ के आसपास या उसके इर्द गिर्द आप एवरेज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आईओसी के 50 शेयर हैं 180 रुपये के दाम पर रविंद्र जी के पास। चुनाव का माहौल है और आईओसी क्रूड रिलेटेड स्टॉक भी है। रचित जी, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में कई बार ये कंपनी बलि चढ़ जाती हैं और वो ही एक डर है जो इन कंपनियों को खा रहा है। मगर इसमें एक और चीज आप नोटिस करें, जिस तरीके से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल की प्राइस को नीचे लाने के लिए तत्पर हैं और उनका एक वो बीच में एक उन्होंने तोहफा भी छोड़ा था, ड्रिल बेबी ड्रिल, और सारी ओपेक कंट्रीज को वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि क्रूड की प्राइस आप नीचे लेकर आए। उसके चलते आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसके नंबर्स थोड़े से इंप्रूव होते हुए आपको दिख सकते हैं। तो अगर आप इसको 1-1.5 साल के लिए पोजीशन बना के रख सकते हैं तो बिल्कुल इसको रखें, कोई चिंताजनक बात नहीं दिख रही। 11%, 9-9.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी हो चुका है आईओसी का। सो अगर आप होल्ड करेंगे तो वैसे भी आपको पेन ज़्यादा नहीं फील करेगा क्योंकि धीरे धीरे डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा। सो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अवधि जो होगी वो थोड़ी लंबी होगी आपके लिए अगर आप समय देते हैं तो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सिद्धार्थ नगर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम जी हैं। नदीम जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार नदीम जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास विप्रो जो है 600 शेयर है, ओके 225 के भाव पे। ओके, तो सर क्या मुझे प्रॉफिट बुक करके दूसरे किसी शेयर में स्विच हो जाना चाहिए या ऐसे में बने रहना चाहिए? तो नदीम जी, वैसे आपने क्या नजरिया अपने लिए तय किया था कि आपको इतना प्रॉफिट मिले या इतना समय मिले तो आप निकल जाएंगे? सर ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल जो है आईटी स्टॉक डाउन हो जाए तो बेच के किसी दूसरा स्टॉक खरीद लेना। तो आपको करीब करीब 30 से 40% प्रॉफिट हो रहा है, राइट? हाँ सर। तो ऐसी भी एक सिचुएशन बन सकती है नदीम जी, सेफ रहने के लिए कि आप अपना कैपिटल थोड़ा सा निकालते चलिए तेजी में, धीरे धीरे करके फ्री के शेयर रह जाएंगे, उनको आप होल्ड कर लिए, कंपनी तो अच्छी है। बाकी रचित जी से भी राय लेते हैं इसके ऊपर। रचित सर, करना क्या चाहिए? इनके पास विप्रो के शेयर हैं और ये बात सही है कि बहुत समय बाद विप्रो आज जागा है, लेकिन डर इनका लाजमी है कि जो प्रॉफिट है वो वाइप आउट ना हो जाए या कम ना हो जाए। इस गिरावट में इतना नहीं टूटा ये शेयर अभी क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है। तो अब क्या करना चाहिए?
देखिए, मेरा काम आप कर चुके हैं, और जो आपने इनको सजेशन दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट सजेशन है कि जब आप इतने वॉलेटाइल मार्केट्स में इतने प्रॉफिट में बैठे होते हैं, क्योंकि मैं ये इतना प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से लोगों का पोर्टफोलियो का हाल हुआ है, सिंस वी हैव करेक्टेड फ्रॉम 26 टू 70 272 लेवल्स, वहां से बहुत कार्नेज देखा है। आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इसलिए भी बुक करें कि अगर आपको विप्रो में भी स्टिक अराउंड करना हो तो यहां पे प्रॉफिट बुक करके नीचे के लेवल पे अगर आपको वापस खरीदने को मिले तो आप बिल्कुल खरीदें। और हम सिर्फ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 100 शेयर है तो 40 शेयर आप बेच दीजिए, नीचे के भाव में मिले फिर खरीद लीजिए। इससे आपकी जो बाइंग एवरेज है वो भी इंप्रूव होगी, और कहीं ना कहीं जो बोला जाता है कि नोशनल प्रॉफिट एक अलग चीज होती है और एक्चुअल प्रॉफिट एक अलग चीज होती है। आप प्रॉफिट बुक करके अपने घर ले आते हैं, वो ही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। तो आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है करंट मार्केट को देखते हुए, थोड़ा सा बुक करें और बाकी के लिए वेट करें। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा वेट करें, कैपिटल भी बचेगा आपका और धीरे धीरे आप पोजीशन के अंदर बने भी रह सकते हैं। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर इंदु मिश्रा मौजूद हैं बरेली से। मेजर नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार मेजर, क्या सवाल है आपका? सुमित जी, मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 100 शेयर्स हैं। ओके। और बाइंग प्राइस इज 1500 रुपीज एंड व्हाट टू डू, कैन यू प्लीज टेल मी? कितना समय आप और दे सकते हैं इसको मेजर? कितना भी समय दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये आपने खरीदारी कब की थी? अराउंड 1 मंथ बैक। 1 महीने पहले। चलिए, आज तो अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट है, 11% ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप का टॉप गेनर है। रचित, करना क्या चाहिए? इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 1513 रुपए के दाम पर। खरीदारी से नीचे ज़रूर आया है लेकिन आज 10-11% ऊपर है नंबर्स के बाद। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, हमने कुछ टाइम पहले ही रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी थी, और एक और एरिया ऑफ फोकस है कि ईवीज को लेके भी जो गवर्नमेंट का एक अभी बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट चल रहा है। अभी लेटली ये भी सुनने में आया था कि मुंबई में भी दिल भी बैनिंग पेट्रोल व्हीकल्स, और ईवी का पुश ही बहुत ज्यादा देने वाले हैं, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, आई एम सॉरी। तो उसके चलते आप क्योंकि एक लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। और ये बहुत ही उम्दा स्टॉक है, इसके रिजल्ट्स ने भी ये प्रूफ किया है। मेरी समझ से आप आराम से इसको होल्ड करके रखें, आपको बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही अराउंड 2200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेजर आप होल्ड कर सकते हो इसको, और 2200 तक के लेवल्स भी शायद आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति आपके लिए रहेगी। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से। एक सवाल जैद अली साहब का है। इनके पास जुपिटर वैगन्स के 570 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, और ये इनका जो दाम है वो कब तक आ सकता है, रचित आपसे जानना चाह रहे हैं। कल परसों में शायद नंबर्स भी आए थे जुपिटर वैगन के, और नंबर्स के बाद एक रिएक्शन भी आया था। अभी क्या राय रखते हो आप? देखिए, जुपिटर वैगन अब बार बार मैं बजट की तरफ जा रहा हूं तो ये बात हो जाएगी कि एक ही बात ये इंसान करे जा रहा है। बट जुपिटर वैगन आप देखें कि अभी इसमें भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बजट में किस तरीके का रेलवे एक्सपेंशन गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उससे भी इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। कुछ ये स्पेशलिटी वैगन के प्रोडक्शन भी इनका उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। और ये बात जरूर है कि आपने बहुत ऊपर की प्राइस में ले रखा है, और आपको अगर मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर इसको कहीं एवरेज करने का मौका मिले, और अगर आप एवरेज करने की पोजीशन में हो लुकिंग एट योर प्राइस, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अराउंड 324 लेवल्स एवरेज भी करें। कंपनी सही सेक्टर में है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपके भाव आपको देखते हुए मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपके दाम आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, आप बने रहिए। वैसे भी एक सामने बड़ा इवेंट खड़ा है, जिस इवेंट के अंदर हो सकता है रेलवे को लेकर कुछ घोषणाएं हों। तो ये जितने रिलेटेड सेक्टर्स हैं, रेलवे, रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, इन सब में आमतौर पर घोषणाएं आती रहती हैं। तो ज़रा इन पर आप अदरवाइज भी नज़र रखिएगा बजट के हिसाब से। वैसे भी ऑयल इंडिया के शेयर में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं सत्येंद्र कुमार साहब। सो अगेन एक ऑयल रिलेटेड स्टॉक, तो ऑयल इंडिया बेटर, ONGC बेटर या IOC बेटर, आप क्या ऑप्ट करोगे इनमें से?
सर मेरे को अगर आप बोलेंगे तो मैं बीपीसीएल या हिंद पेट्रो इन दोनों में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। इनका कुछ फोर्टनाइट पहले नंबर्स भी आए थे जो थोड़े से अट्रैक्टिव थे। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यूजुअली आप कोई बहुत करिज्मेटिक मूवमेंट नहीं देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंटरनेशनल कमोडिटी से कंट्रोल्ड है जो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, और कहीं ना कभी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी आ जाता है। तो अगर आपको ऑयल मार्केटिंग में ही जाना है, इफ दैट इज अ सिंपल चॉइस दैट यू हैव मेड, आई वुड सजेस्ट कि हिंद पेट्रो या बीपीसीएल में से दो स्टॉक हैं जो आप नजर रख सकते हैं। तो एचपीसीएल और बीपीसीएल, इनके ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। ठाकुर साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि एफएल इंडिया के अंदर वो एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। ये वैसे भी एक तरफा चला था, फिर वापस अब थोड़ा शांत बैठा है। अभी क्या किया जाए, इसमें कहाँ एंट्री करनी चाहिए? सर एफएल इंडिया पे अगर आप नजर डालें तो ये बहुत ही टिपिकल मूवमेंट देने वाला स्टॉक है। ये कभी सो जाता है और जगता है एकदम से, 2-3 दिन मूवमेंट करता है और फिर शांति से बैठ जाता है। तो नॉट दैट आई एम टॉकिंग अगेंस्ट एफएल इंडिया या वैसी कोई बात है। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो यू हैव बेटर स्टॉक्स टू लुक एट, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लेके रखे रहे और 4 महीने तक बिल्कुल ही मूवमेंट ना करे, एक रेंज में करे और फिर एकदम से एक मूवमेंट करे और फिर शांति से बैठ जाए। तो अगर आप कोई और स्विच कर सकते हैं तो आप कहीं और ही इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपको एफएल इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है तो या तो बजट के बाद करें, या बजट की वॉलिटिलिटी में अगर आपको अराउंड 1440 या 1420 मिलता है तो उस लेवल पे आप एक बार एंट्री बना सकते हैं। तो 1440 1420 के अराउंड कहीं मिले वहाँ पर आप एक बार को एंट्री कर सकते हैं। लेकिन नए निवेश से पहले इसकी पुरानी चाल और इसके दाम, वैल्यूएशन दोनों एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही काम करिएगा। बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ एक और सवाल आया है। इनफैक्ट सवाल बेंगलुरु से है, विशाल जी का। ये जोमेटो और मैंगलोर रिफाइनरी यानी कि एमआरपीएल में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रखते हैं। सो रचित जी, क्या लगता है, करना चाहिए एंट्री जोमेटो में और एमआरपीएल में? देखिए एक चीज है, ये बैंगलोर से हैं, स्टार्टअप सिटी से हैं, इसीलिए मुझे लगता है इनका इंक्लिनेशन भी है जोमेटो की तरफ। जोमेटो को एक चीज आप देख लें कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं ये, और जिस तरीके से इनके लास्ट अपडेट्स में, लास्ट इनके जो नंबर्स आए थे उसमें अपडेट आया था कि इन्होंने जितना टारगेट किया था ब्लिंकिट के स्टोर्स के लिए, दे हैव अचीव्ड इट बिफोर टाइम। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो टारगेट लेके चल रहे थे आपने उसको 6-8 महीने पहले अचीव कर लिया, अब आप नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे हैं। मगर इन दैट केस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कैश बर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और जहां कैश बर्निंग होती है वहां पे थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन बन जाती है। और ये सारा का सारा किए इसलिए जा रहा है क्योंकि लेटली आपने नोटिस किया होगा क्विक कॉमर्स में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बड़े प्लेयर्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ब्लिंकिट के थ्रू ये कैश बर्निंग की जा रही है। अगर आप जोमेटो से थोड़ी दूरी बना के रखें जब तक इनके ये जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, मतलब कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो अब क्विक कॉमर्स में अपनी एंट्री करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एडवाइजेबल होगा करंट लेवल्स पे भी। बट स्टिल अगर आपकी ऐसी पोजीशन है, आप अगर सोच रहे हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि अराउंड 180 लेवल्स पे आपको मिले तो ही आप इसमें पोजीशन बनाएं। अदरवाइज अगर आप इसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ सकते हैं तो छोड़ना ज्यादा अच्छा होगा। जी, तो जोमेटो के केस में आपको राय दी गई। एमआरपीएल, यहाँ पर कोई टिप्पणी? एमआरपीएल पे आप अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप छोटी छोटी अपनी पोजीशन इस पे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के टारगेट्स लेके चलें तो अराउंड 160 164, और लॉन्ग टर्म का तो फिर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी जिस तरीके से दिखाती है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम के लिए। चलिए, तो थोड़ा समय लगेगा, उसके हिसाब से काम करिएगा। लेकिन एमआरपीएल और जोमेटो दोनों को लेकर आया आपने रचित जी की दी। अजीत बैद साहब का सवाल आया है अंबुजा सीमेंट के ऊपर। इनके रिजल्ट तो अच्छे थे लेकिन फिर भी स्टॉक टूट गया आज, इनका ये सवाल है। और ब्रोकरेज हाउस के नोट भी थे, वहाँ पर भी एक सेल रिपोर्ट थी रादर। आप क्या राय रखते हो रचित जी, क्या करना चाहिए अंबुजा में? देखिए अंबुजा सीमेंट नंबर के बाद टूटा भी है,
और इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी पोजीशन है या ये पोजीशन क्रिएट नहीं, करना पोजीशन रचित इनकी पोजीशन होगी तभी ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन दाम इन्होंने नहीं मेंशन किया। सो अगर ओवरऑल आउटलुक अंबुजा का पूछा जाए तो आप कैसे रीड कर रहे हो उसे? देखिए, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा है, और अंबुजा सीमेंट भी आप देखें तो अपने हाई से बहुत अच्छा करेक्ट करके आ चुका है। अगर आपके पास है, आप इसमें पोजीशन बना के रखें। और क्योंकि विक्स अराउंड 18 ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में बार बार वॉलेटिलिटी, और आप देखें बात करते करते ही निफ्टी वापस थोड़ा सा साउथवर्ड डायरेक्शन में चलने भी लग गई है। अगर नीचे के दाम पे, क्योंकि आप होल्ड करके रखे हुए, नीचे के दाम पे अगर आपको अराउंड 440 450 मिले तो आप इसमें थोड़ी सी और पोजीशन बना सकते हैं। कोई बहुत टेंशन वाली बात दिख नहीं रही है, आप पोजीशन है तो होल्ड करें। आप बने रह सकते हो। वैसे भी सीमेंट लास्ट ईयर का अंडर परफॉर्मर रहा है, कंसोलिडेशन में भी चल रहा है, कई जगह एक्विजिशंस भी हो रहे हैं। सो एक बार ज़रा फंडामेंटल चेंज हो जाने दीजिए, डिमांड देख लीजिए, उसके बाद वेट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे भी अगर कोई भी बजट में नई ग्रामीण योजना, नया एक्सपेंशन के ऊपर कुछ भी गवर्नमेंट ने किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सबका फ़ायदा रियल एस्टेट और इंफ्रा में सीमेंट को आता है, तो वो सब चीज़ों को भी आप अदरवाइज ध्यान रखिएगा। गणेश जी के पास जस्ट डायल के शेयर हैं 1000 रुपये के दाम पर, वो इसमें और ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं। और एक जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कि जितनी भी मुकेश अंबानी निवेशित कंपनियां हैं उन सब में तेज़ गिरावट देखने को मिली हाल फिलहाल में, और इनफैक्ट रिलायंस में भी। सो जस्ट डायल क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, हम यूजुअली एवरेज करने की बात तब करते हैं, मतलब एक फंडामेंटल जो एक सेटअप कहता है कि अराउंड अगर स्टॉक आपका 25-30% करेक्ट कर जाता है, उसके बाद आप देखते हैं, रिविजिट करते हैं क्यों करेक्ट कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं जिनसे ये नीचे जा रहा है। तो लुकिंग एट जहां इन्होंने बाइंग करी है करंट प्राइस पे, मैं एवरेज करना सजेस्ट नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कारण भी है जो कि आप बता रहे हैं कि जो अंबानी साहब हैं उनकी निवेशित कंपनियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इनफैक्ट उनकी जो कोर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी एक अच्छे नंबर्स देने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाई है। अब इंटरनल क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये अभी सरफेस पे नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास फंड है, आप इसमें नहीं किसी और स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और शायद आपको वो ज्यादा बेटर रिटर्न दे। लुकिंग एट द करंट प्राइस एंड द करंट सिनेरियो, मैं आपको एवरेज करने की तो बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा। तो फिलहाल आप एवरेज ना करें, ये आपको एक राय दी गई है एटलीस्ट अभी इस स्टॉक के अंदर। वेट एंड वॉच, नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद काम करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। LIC हाउसिंग के शेयर हैं नीरज उपाध्याय साहब के पास 636 रुपये के दाम पर, और खरीदारी या और एवरेज करने की इच्छा रखते हैं, क्या एवरेज करें या ना करें? देखिए, बहुत पास है वो प्राइस, तो एवरेज करने के लिए अगेन इसमें भी अभी ऐसे एट द वेरी फेस ऑफ इट सजेस्ट नहीं करूंगा। बट हाँ, LIC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक चीज जरूर बोल सकते हैं कि बजट में हो सकता है आपको एक हाई बीटा मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको लेके कोई बहुत एग्रेसिव अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के थ्रू किया जा सकता है। तो आपके प्राइस के पास है, आगे बढ़ के एवरेज ना करें। बट हाँ, हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में इसमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल जाए। हो सकता है थोड़ा नियर टर्म में एक अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़े, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदानी पावर के 100 शेयर हैं 561 रुपये के रेट पे, इस पर एवरेज करने की इच्छा रखी जा रही है। करना क्या चाहिए इसमें? एवरेज करना चाहिए कि ये करेक्ट तो काफ़ी हुआ है, अपनी निजी वजहों से भी काफ़ी करेक्ट हुआ है पूरा ग्रुप। सो अभी क्या किया जाए इसमें? देखिए, अडानी पावर की अगर हम बात करते हैं या अडानी ओवरऑल पूरे जो इनका कॉन्ग्लोमरेट है उसकी बात करते हैं, इससे कमेंट करने में हमेशा डर ही लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज सेंसिटिव है। बट खैर, इनका एक जो न्यूज का सबसे बड़ा फैक्टर था वो तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम समझते हैं कि शायद इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। मगर अगर आपके पास पोजीशन है तो और आपको एवरेज और करना है तो यहाँ पे नहीं, अराउंड 440 450 लेवल्स पे अगर आपको देखने को मिले तो वहां एवरेज करें। यहाँ पे ये एक तरीके का नो ट्रेड जोन बना रहा है, और ऊपर अगर जाता है तो अराउंड 640 660 आप इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा नीचे मिल जाए तो आप कॉल ले सकते हो उसमें। बाकी लेवल्स आपको बताए गए हैं, उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। रांची चलते हैं, रोहित कुमार साहब मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। कुमार साहब सुन पा रहे हैं?
हेलो हाँ रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। रोहित जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी सर, आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। क्या सवाल है आपका? सर मेरे 1000 शेयर हैं नॉर्दर्न आर्क पे 284 के रेट पे। 284 के रेट पे? यस सर। और ओके, उसमें तो बहुत हाल लॉस की हो रहा ही है सर। लिस्टिंग है, राइट? हाँ सर, हाल की लिस्टिंग है सर, 2-3 महीने पुरानी लिस्टिंग है सर। ओके, तो आपने आईपीओ लिस्ट होने के बाद लिया था इसको? यस सर, यस सर। और कितना समय इसको आप और दे सकते हैं? सर मैं तो इसे बहुत समय दे सकता हूँ, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाऊँ सर इससे। नहीं तो लेकिन एक बात बताइए, जब आपने लंबी अवधि लिस्टिंग के बाद लिया था तो आपने लंबी अवधि के Yes, लिए sir. लिया होगा ना? हाँ सर, मैं लंबे अवधि के लिए था, 6 महीने के हिसाब से लिया था सर। सर लंबी अवधि का मतलब होता है 6 साल, 16 साल, 26 साल। लंबी अवधि वो छोटी अवधि ही होती है 6 महीने वाली। सर मार्केट में अगर आप अच्छा शेयर लेकर बैठे हैं और लंबे समय तक बैठे हैं तो आपका गेन भी उसी हिसाब से होगा। आईपीओ पे आई हुई कोई भी कंपनी पहले 1 साल, 1.5 साल तक समझ ही नहीं आती, क्योंकि इनका कामकाज इस तरह के होते हैं, वैल्यूएशन महंगे होते हैं, एंकर बुक्स खुलती रहती हैं, उनका माल बिकता रहता है। सो इस तरह की बहुत सारे इवेंट इनके साथ 1 साल तक चलते रहते हैं, तो 1 साल तक तो वैसे ही कोई एनालिस्ट इन्हें समझ नहीं पाता। बाकी अब रचित जी की राय सर्वोपरि है। तो रचित जी, करना क्या चाहिए? नॉर्दर्न आर्क कैपिटल हाल की लिस्टिंग है, 1000 शेयर हैं, 284 रुपये के दाम पे खरीदारी है, ऑलमोस्ट 100 रुपये वाइप आउट हो चुका है और अपने साल के नए निचले स्तरों पर शेयर खड़ा है। करना क्या चाहिए इन्हें? सर देखिए, अब जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो टाइम होराइजन है वो ऐसी कंपनीज में यूजुअली थोड़ा लंबे समय का नजरिया आपको बना के चलना पड़ता है। और अगर आप इसके चार्ट पे भी देखें तो आपको कंप्लीट पेन ही दिखेगा। मतलब जब से ये आया है तब से आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है। और क्योंकि कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है जहां से ये बाउंस बैक दिखा रहा हो, तो मेरी समझ से अभी इस पे कोई भी कमेंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जो इसने एक थोड़ा सा बाउंस दिखाया है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है नहीं। तो ना तो इनको हम अभी एवरेज करने के लिए बोल सकते हैं, और ये कुछ एक ऐसी ट्रेड्स हो जाती हैं। मतलब जैसे अगर आपका 6 महीने का टाइम होराइजन है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बस एक चीज और दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा कि प्लीज अपना, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस के साथ लें। क्योंकि कई कबार क्या होता है कि स्टॉप लॉस हम रखते नहीं है, और उसके बाद जो वॉलेटिलिटी मार्केट में है और जिस तरीके का स्टॉक मूवमेंट कर जाता है, अब ये बहुत ही एक डाइसी सिचुएशन है कि मैं यहाँ पे इनको बोल दूं आप एक काम करें, आपके 84,000 रुपए लग रहे हैं, आप उसको बुक करके निकल जाएं और कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दें। ये बहुत ही एक हिम्मत का काम है जो ऐसे एडवाइस करना नहीं हम कर पाएंगे। तो आप इसमें अब हैं और बहुत नीचे आ चुका है, फॉर द टाइम बीइंग वेट करें। बट प्लीज ये एक यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है, ऐसी कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस के साथ करें। ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं तो बहुत खराब लगता है। तो सर ये बहुत क्लीन राय रचित जी ने आपके सामने रखी है और सबके लिए रखी है इनफैक्ट, कि अगर आप कोई भी आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं तो पहले निवेश से पहले उसकी पढ़ाई लिखाई कर लें, जांच परख कर लें। निवेश के बाद जांच परख करना एक बड़ा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है, जो आप ऑलरेडी वाइप आउट देख भी रहे हैं। सो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिए। अभी आप फिलहाल बने रहिए, जहाँ चीज़ें थोड़ी स्टेबल हों, जहाँ थोड़े सिचुएशन सुधरती हुई दिखाई पड़े, वहाँ दोबारा आप एक बारी बात कर सकते हैं स्टॉक को लेकर। अब हमारे साथ रोहित जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए रांची से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रोहित जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल कार्ड ट्रेड पे है। ओके। 50-60 पे लिया हुआ था बाइंग प्राइस। 6 मंथ का व्यू है, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। चलिए, तो अभी तो आप मुनाफे में हैं एटलीस्ट। करना क्या चाहिए रचित जी? इनके पास 1560 के दाम पर खरीदारी किए हुए कार ट्रेड के शेयर रखे हैं। 1620 1630 का भी दाम चल रहा है, आज 6% 5% ऊपर है। सो कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए जहां से ट्रेल करते रहें और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए। देखिए, कार ट्रेड का आप देखिए एक बहुत ही अलग बिजनेस मॉडल है, और कई कबार इनके नंबर्स बहुत पेन दिखाते हैं, कई कबार इनकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखती है। और जैसे जैसे ये बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं इंडिया में, हमारे जैसे एनालिस्ट भी इनको समझ ही पा रहे हैं कि ये किस तरीके का बिजनेस करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली इनका जो बिजनेस मॉडल है ये कस्टमर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और डीलर से अच्छी डील क्लिक कराते हैं, कस्टमर्स को कार डिसाइड करने के लिए ऑन चार्ज बेसिस एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस मॉडल नया है,
थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। ये तो एक फंडामेंटल ओवरव्यू हो गया। अगर आपकी पोजीशन है तो आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 1380 का एक स्टॉप लॉस है, थोड़ा डीप है क्योंकि जिस तरीके का इसने मूवमेंट किया है, मैं आपको नियर का स्टॉप लॉस दे दूंगा, वो ट्रिगर हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप 1380 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बनाए रखें। और जो चार्टिकल पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं अराउंड 1960, अगर आप 6 महीने से साल भर के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1960 का टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। 1960 ये टारगेट आपका आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिएगा और जैसा आपका नज़रिया है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आपको अच्छा लग रहा है वो प्रॉफिट बुक भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ सिचुएशन जो रचित जी ने आपको बताई है ये सब तब एप्लीकेबल है जब आप नज़रिया अपना लंबी अवधि का रखते हैं। तो छोटी अवधि में हो सकता है मूव आए, हो सकता है ना भी आए, इसलिए स्टॉप लॉस भी फॉलो करिएगा और जो लेवल्स बताए गए उनको अकॉर्डिंगली फॉलो करते रहेगा स्टेप बाय स्टेप। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ एक सवाल जो आया है वो आया है BEPL को लेकर। तपेंदु जाना जी का सवाल आया है। BEPL यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग के ऊपर ये सवाल है। रचित जी, आप कैसे रीड कर पा रहे हो भंसाली इंजीनियरिंग को? अगर ट्रैक कर पा रहे हो तो क्या करें? ये हम लोगों ने कवरेज में नहीं रखा है। ओके। और अभी मैं आपसे बात करते करते सर्च कर रहा हूं इसके लिए, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स BEPL। और ये जो कंपनी है ये आपके केमिकल्स में है। ये कंपनी सर जो गाड़ियों के अंदर अगर जो एयर बैग्स लगते हैं उस कामकाज के अंदर है। सो एक केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी ट्रेड करती है। सो अच्छी पुराने फंडामेंटल की ये कंपनी है और ये आमतौर पे अपने शुरुआती कारोबार में नंबर्स भी देती है। इस बार के नंबर्स शायद BEPL के अब तक आ नहीं पाए हैं, या मैं वही चेक कर लेता हूँ कि लास्ट आ चुके हैं इनफैक्ट। और लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में एक ड्रॉप भी आता हुआ दिखाई पड़ा है, रेवेन्यूज़ में भी ड्रॉप रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। आप अगर ट्रैक कर पा रहे हो तो कोई टिप्पणी आप करना चाहोगे? देखिए, इसके चार्ट्स को जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी, आप इसको देखें कि शायद ये और थोड़ा सा एक डाउनसाइड रजिस्टर कर सकता है एंड अराउंड 106 एक स्टेबिलिटी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। अगर 106 पे ये स्टेबिलिटी लेता है तो फिर जरूर आपको एक बार को ये 148 तक के लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि जैसे कि चार्टिकल पैटर्न में मैं देख पा रहा हूं कई कई इसमें अच्छी बाइंग भी देखने को मिली है लोअर लेवल से। 106 पे अगर ये सस्टेन करता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें और 148 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आप थोड़ा अगर 106 रुक जाता है तो 148 भी आ सकता है, लेकिन हाई ऑलरेडी बड़ा बिकवाली दिखा चुका है, सो आप उसको अदरवाइज भी वैसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है इंडियन ह्यूम पाइप पर। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, महफूज मंसूरी साहब का ये सवाल है। करीब करीब इनकी खरीदारी 560 रुपये के दाम पर है और अभी ये एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पर देख रहे हैं। मोरलेस इनका हाफ कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। सो आपकी कोई राय ह्यूम पाइप के ऊपर, इंडियन ह्यूम पाइप पर? देखिए, इंडियन ह्यूम पाइप पे अब वही बात हो जाती है कि जब कैपिटल इतना ज्यादा एरोड हो जाता है और पोजीशन बनी रह जाती है तो वो जो मैं बात बोल रहा था आपको कि एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कॉल बन जाती है। मगर इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप देख रहे हैं कि ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें एज अ होल ये सेक्टर बन जाता है। और जो हम चार्टिकल पैटर्न्स पे देख पा रहे हैं इसको कहीं ना कहीं ये अपने एक सपोर्ट के बहुत पास ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूं कि अभी ये 318 पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 298 इसका एक सपोर्ट बनता है। वहां पे चाहें तो आप एक बार एवरेज करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक उस पे करेक्शन पे आके बैठ गए हैं। और अगर वहां से ही रिवर्सल भी देता है तो अराउंड 380 का लेवल आपको नियर टर्म पे दिखा सकता है। अब उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग अरेंजमेंट करें। इनकी बाइंग प्राइस आने में अभी थोड़ा टाइम दिखता है, बहुत जल्दी ये बाइंग प्राइस नहीं आती हुई दिख रही है। तो ये रेंज में अपनी जो सजेस्ट करी है उसमें ट्रेडिंग करके थोड़ा सा बाइंग प्राइस नीचे करें, यही एडवाइजेबल होगा। चलिए, ट्रेंट में खरीदारी करने की इच्छा रखी है प्रीति सिसोदिया जी ने, और ये लास्ट ईयर का स्टार परफॉर्मर, वैल्यूएशन वाइज निफ्टी के सबसे महंगे स्टॉक्स में से एक। करना क्या चाहिए इन्हें? सर देखिए,
ट्रेंड में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था, और कई कबार तो ऐसा भी हुआ था कि एनालिस्ट कम्युनिटी भी ऑस्टक रह गई थी कि इतना तो सोचा नहीं था जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था। और इसमें एक चीज है कि अब थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव साइड है। अगर आपको ट्रेंड में ही इन्वेस्ट करना है तो आप इसके थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, एंड अराउंड 4800 लेवल्स मिले तो आप इसमें पोजीशन बनाएं। करंट लेवल्स पे तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। और इसमें एक और टिप्पणी मैं मतलब एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसको बिलोंग कर रही है उसमें बहुत बड़े प्लेयर्स का बहुत एक्टिव इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन से भी थोड़ा सा इसको थ्रेट है। तो आप अराउंड 4800 आए तब वहां पे अपनी पोजीशन बनाएं और आपको फिर अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोइंसिडेंटली हमारे साथ एक दर्शक हैं उमेश चंद्र पांडे लखनऊ से, उनका भी सवाल ट्रेंड पे है। पांडे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? पांडे जी आवाज आ रही है आपको? पांडे जी आप सुन पा रहे हैं? चले शायद संपर्क टूट गया उनका, लेकिन उम्मीद है कि उनको भी राय मिल गई होगी रचित जो दे रहे थे ट्रेंड के संदर्भ में। एनटीपीसी ग्रीन के शेयर को ऐड करने की इच्छा प्रिंस कुमार साहब की है, क्या इसे ऐड करना चाहिए? हाल की लिस्टिंग है तो चार्ट्स तो बहुत नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज क्या आप राय रखते हो उस पर? देखिए, अगर आप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल ऐड करें। और एनटीपीसी ग्रीन के लिए मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐड तभी करें जब आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं। मतलब आप इसको अगर एक ट्रेडिंग बेट की तरह लेना चाह रहे हैं और आप बोले कि मार्केट में और स्टॉक्स जितने हाई बीटा मूवमेंट करते हैं उस तरीके का मूवमेंट में आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक को खरीद के रख सकते हैं, उसको भूल सकते हैं, उसका भाव ना चेक करें, बार बार पैनिक ना करें, तो ही आप एक ऐसे काउंटर में इन्वेस्ट करें। और हाँ, अगर आपने इन्वेस्ट किया इस लेवल पे और आप बोलें कि साहब साल 2 साल में क्या लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, तो बहुत इजीली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट इसमें लेते हैं तो इमीडिएट टारगेट तो आपका अराउंड 148 का आता है, उसको ब्रीच करेगा। कंपनी की वर्किंग और जैसे जैसे आती जाएगी टारगेट्स भी रिवाइज होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए खराब नहीं है। ट्रेडिंग बेट अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज इससे दूरी बनाए रखें। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अच्छा विकल्प है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए विकल्प नहीं अच्छा है, और अच्छे विकल्प हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक सवाल सोनिया शर्मा जी का है, इनके पास PSUs के बहुत सारे नाम हैं। मिसाल के तौर पे इनके पास NHPC है 100 रुपये पे, इरकॉन है 245 रुपये पे, और राइट्स है 366 रुपये पे। 2024 से इन्वेस्टेड है और वो पीक साइकिल था PSU का। आप क्या राय रखते हो रचित, इन्हें करना क्या चाहिए अपने तीनों इन्वेस्टमेंट में? देखिए, जो कंपनीज हैं वो कंपनीज क्योंकि PSU है और गवर्नमेंट अब जिस तरीके से प्रैक्टिकली अपने PSUs को हैंड होल्डिंग दे रही है, मैं समझता हूं कि इन तीनों ही काउंटर्स में कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और वही रियलिटी है कि इन्होंने बिल्कुल पीक साइकिल पे खरीदा है। बस वही एक चिंताजनक बात है जिसके कारण से आज इनको थोड़े से लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों ही स्टॉक में वो पोजीशन अपनी बना के रखें। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही गवर्नमेंट वापस से एक्टिव होगी 2 चीजों को लेके, एक तो अपने कैपेक्स जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको लेके, और उसके साथ साथ डाइवेस्टमेंट के लिए भी बजट में किस तरीके से अनाउंसमेंट आते हैं, उन अनाउंसमेंट से भी PSU में एक आपको चाल देखने को मिल सकती है। पोजीशन बना के रखें, भाव नीचे है मगर कोई चिंताजनक बात नहीं है, आपको बहुत जल्दी आपको भाव देखने को मिल सकते हैं।